हेलो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है मौलिक अधिकार। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में जो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th वर्तमान के जो सिलेबस है तो उसमें क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो है उसमें मौलिक अधिकार का चैप्टर प्रत्येक क्लास में है। तो आज की ये जो क्लास है वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और उसके साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में 11th, 12th क्लास पास करके या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास में, आज की क्लास में अपन विशेष तौर से अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों सामान्यतः अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जब भी अपन मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें अपन शुरुआत सीधा समानता के मौलिक अधिकार से कर लेते हैं और वो अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। तो फिर अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में करके छोड़ देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 12 के राज्य शब्द को परिभाषित कर दिया, ऐसा याद किया और छोड़ दिया। अब राज्य शब्द क्या है, उसमें कौन कौन से आते हैं, राज्य किसे कहेंगे, इन बात पर अपन ज़्यादा गहराई से बात नहीं करते हैं, तो उसको भी समझना आवश्यक है। और अनुच्छेद 13 में अपन ऐसे याद करके छोड़ देते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाली विद्या है वो अनुच्छेद 13 है। इन दो लाइनों को याद करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो आज की क्लास का मूल उद्देश्य ये है कि मौलिक अधिकारों के तहत हमेशा जो अपन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद जो 13 है उस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो अपन शुरू से ही करें, क्योंकि मौलिक अधिकार का ये पार्ट ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है, लेकिन ज़्यादातर अपन अनुच्छेद 14 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मौलिक अधिकार देखते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है, यानी मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और उनकी रक्षा की गारंटी भी संविधान देता है। ये मूल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को अपना विकास करना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन अधिकारों के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए ये मूल या मौलिक है और इसलिए इनको संविधान में जगह दी जाती है। और इनका यदि उल्लंघन होता है तो संविधान इसकी रक्षा की गारंटी देता है और नागरिक है वो न्यायालय में जा करके इनको वापस प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनके अधिकारों का हनन होता है तो वो चुनौती दे सकते हैं। तो ये तो मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के लिए मूल होते हैं और संविधान में नागरिकों को दिए जाते हैं और उसकी रक्षा की गारंटी दी जाती है। दूसरा एक और है मौलिक अधिकार के साथ में एक और है एक कानूनी अधिकार। तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार अलग अलग है। मौलिक अधिकार मूल होते हैं नागरिकों के द्वारा दिए, नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है वो कानूनी अधिकार है वो संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके बनाए जाते हैं, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार जो मूल रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, लेकिन कानूनी जो अधिकार होते हैं वो समय समय पर राज्य की विधानमंडल या फिर संसद है वो विधेयक पारित करके उनको बनाती है। तो इन दोनों में अंतर है। अब ये जो भारतीय संविधान में नागरिक जो मौलिक अधिकार, तो संवैधानिक प्रावधान को यदि देखें तो संविधान के भाग 3 में ये छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। जो 9th, 10th, 11th, 12th के क्लास वाले बच्चे याद करें। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 ये संवैधानिक प्रावधान, संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 ये मौलिक अधिकार, इनका प्रावधान यहाँ पर है। और ये जो है मौलिक अधिकार इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1215 में शासक है जॉन किंग ने नागरिकों के लिए पहली बार
नागरिकों के लिए पहली बार अधिकारों की घोषणा की थी वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। और ये पहला लिखित प्रलेख है, यानी सन 1215 इंग्लैंड के शासक जॉन किंग ने नागरिकों के लिए पहली बार मैग्ना कार्टा की घोषणा की, यानी अधिकार दिए। तो इसलिए ये वहाँ पर अधिकार दे रखे, तो इस भाग 3 में भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा। आपको इतना ही देखना है कि संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब देखो मूल रूप से यदि बात सामान्य बातें, मूल रूप से भारत का जो संविधान था उस मूल रूप में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार। और वर्तमान में यदि बात करें, वर्तमान में नागरिकों के लिए प्यारे विद्यार्थियों 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार है। ये सब जनरल जानकारी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो सब उनकी जानकारी में ही, लेकिन जो एकेडमिक क्लासों में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नई बातें हैं, तो वो भी देखें। धीरे धीरे अपन सरल से कठिन की और विस्तार पूरे चैप्टर को एक एक बात को अपन देखेंगे। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उस संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये ध्यान रखना है, कानूनी अधिकार। और ये जो संपत्ति का जब मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, ये इसकी जगह थी अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में ये था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और उसको हटा करके मूल अधिकार की जगह क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। क्योंकि शुरुआत में पढ़ा था मूल अधिकार अलग है, कानूनी अधिकार अलग है। मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं, ये कानूनी अधिकार होते हैं, वो उसके मूल अधिकार की तुलना में उसका महत्व कम होता है, उसको कभी भी संशोधित किया जा सकता है। तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संविधान का अनुच्छेद 300 क के तहत इसको, तो वर्तमान में देखते अनुच्छेद 300 क के तहत ये एक कानूनी अधिकार है। और जिसमें ये था कि नागरिक जो भी है बिना किसी विधायी प्रक्रिया के नागरिकों की संपत्ति को नहीं छीना जा सकता है। तो ये थोड़ा याद रखना जरूरी है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, और कहाँ जगह दे रखी है, वहाँ पहले अनुच्छेद 31 था, अब इसको हटा करके अनुच्छेद 300 क में। और इसको ये याद ऐसे हो जाएगा 44, तो ये च और ये स, तो ये जुड़ता हुआ है 44वां संविधान संशोधन और 44 ये च और ये स। तो ये संपत्ति इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। वर्तमान में नागरिकों के लिए तो अब रह गए हैं 6 मौलिक अधिकार। ये तो इसको मौलिक से हटा करके कानून बना दिया। तो पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद है 14 से लेकर के 18। अब आप ये कहेंगे 2 अनुच्छेद कहाँ गए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ तो है 12 से लेकर के 35, लेकिन शुरू हो रहा है पहला जो मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 18। तो अनुच्छेद जो 12 है और अनुच्छेद 13 है, आज की क्लास इस पर ही अपने चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 12 और 13 ये क्या है, इसको इन अधिकारों के बाद हम देखते हैं। अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 13 है इसमें मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ उसके ऊपर या न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति दे रखी है उनके पर अपन चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15 से लेकर के 19 से लेकर के 22। अनुच्छेद जो 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध ये अधिकार यहाँ लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद
25 से लेकर के 28, अनुच्छेद 25 से लेकर के ये 4 और ये 5वां, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 ये यहाँ आ रखा है, इसको मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। और फिर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 विशेष तौर से लेकर अनुच्छेद 32 लेकर के रहते। तो ये जो वर्तमान में अधिकार, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये अपन बेसिक जानकारी हो गई मौलिक अधिकारों के संबंध में। अब अपन आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 12 की तरफ। अब जो अपनी क्लास है वो अनुच्छेद 12 और 13 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ये बात मैंने याद रखेंगे, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी राज्य क्या है? परिभाषित किया गया। तो राज्य क्या है? सामान्य तौर पर यदि राजनीतिक भाषा में, राजनीति विज्ञान में राज्य जो अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो उसमें राज्य के लिए अपन ने कहा था कि राज्य वो है जिसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, क्षेत्रफल, संप्रभुता, तो उसको अपने राज्य की संख्या दी थी। लेकिन यहाँ जो राज्य है अनुच्छेद 12 यानी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो यहाँ राज्य वो नहीं है। और न यहाँ राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, न ये राज्य, न भारत राज्य क्षेत्र। तो वहाँ जो राजनीतिक भाषा में जो राज्य के लिए 4 तत्व होना चाहिए वो राज्य यहाँ नहीं है, और न यहाँ पर ये राज्य विशेष है। तो यहाँ राज्य शब्द है क्या? तो राज्य शब्द के तहत क्या है? तो राज्य क्या है इसके लिए ये कहा है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार और संसद, ये राज्य है। राज्यों की सरकारें, राज्यों की, क्योंकि राज्य अधिक है, राज्यों की सरकारें और राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल, ये राज्य है। भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन, भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय संस्था व अन्य प्राधिकरण, ये राज्य है। तो कहने का मतलब राज्य क्या है? तो भारत की जो सरकार है वो राज्य है, संसद है वो राज्य है, प्रत्येक राज्य की जो सरकार है ये राज्य के अंतर्गत आएगी, राज्य की जो विधानमंडल है ये राज्य के अंतर्गत आएंगी, और भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन या इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी स्थानीय निकाय है, ठीक है, वो राज्य के अंतर्गत है। जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, ठीक है, पंचायतें हैं, ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। और अन्य प्राधिकरण यानी समय समय पर जो अन्य प्राधिकरण है वो भी राज्य अंतर्गत आएंगे। न्यायालय के द्वारा समय समय पर, जैसे LIC है, इसको राज्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ONGC है, इसको राज्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो कहने का मतलब ये था कि राज्य क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की ये परिभाषा दी गई है कि भारत सरकार और संसद ये राज्य है, प्रत्येक राज्य की जो
सरकार है और उसके राज्य विधानमंडल है वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। स्थानीय जो भी निकाय है वो राज्य के अंतर्गत आएंगे और उसके साथ साथ में अन्य प्राधिकरण जिसको समय समय पर न्यायालय के द्वारा राज्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया, जैसे अपन ने कहा था ONGC है, LIC है, तो ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनुच्छेद जो 12 है ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 12 के बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद जो 13 है इसके 4 क्लॉज है। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधि व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है कि मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों से जो संगत नहीं है उससे मेल नहीं खाने वाली विधियां और या मूल अधिकार को कम करने वाली जो भी विधियां हैं उनके बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। ये जो अनुच्छेद 13 है इस अनुच्छेद 13 के 4 क्लॉज है। अनुच्छेद 13 के कितने क्लॉज है? 4 है। एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 13 के जो 4 क्लॉज है उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं एक एक करके। देखते हैं अनुच्छेद 13 का जो पहला क्लॉज है अनुच्छेद 13(1), ठीक है। ये जो पहला क्लॉज है पूर्व संविधान से पूर्व की विधियों से संबंध में है। संविधान के लागू होने से जो पूर्व में जो विधियां थी उसके संबंध में था। तो संविधान के पूर्व की विधियां, तो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों के संबंध में है। कहने का मतलब है पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये संविधान के लागू होने की पूर्व की विधियों से संबंध है। और ये क्या है? तो अनुच्छेद 13 का जो पहला क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की जो विधियां हैं यदि वो विधियां मूल अधिकारों से असंगत हो रही है या मूल अधिकार उससे हनन हो रहे हैं तो उन पूर्व की विधियों पर मूल जो अधिकार है वो आच्छादित हो जाएंगे, यानी वो शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ यानी कोई भी विधि है संविधान के पूर्व की विधि है और वो संविधान के पूर्व की जो विधि है उस विधि से मूल अधिकार कम हो रहे हैं या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर ये क्लॉज 1 ये कह रहा है कि उस पर मूल अधिकार है वो आच्छादित हो जाते हैं। इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने ये एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स, यानी मूल अधिकार है वो उन पर क्या हो जाएंगे? आच्छादित हो जाएंगे और वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। तो वो है संविधान पूर्व। तो ये जो है यानी इसके संबंध में सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। और ये कह रहा है कि संविधान के पूर्व की विधियां से यदि मूल अधिकार कम हो रहे हैं, हनन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उन विधियों पर जिस मात्रा तक वो मतलब उल्लंघन हो रहा है उस पर मूल अधिकार आच्छादित हो जाएंगे, मूल अधिकार लागू होंगे, उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा यानी आच्छादित हो जाएगा, यानी मूल अधिकार उन पर आच्छादित हो जाएगा। तो ये देखना इससे संबंध में न्यायालय को जो सिद्धांत है वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स एंड आच्छादन का सिद्धांत। अब देखते हैं क्लोज 2, 13 का क्लोज 2, ये क्लोज 1। अब वो पूर्व है, ये बाद का है। तो ये देखना है कि ये जो पहले वाला सिद्धांत तो संविधान के लागू पूर्व की विधियों पर है, अब ये है बाद की विधियों पर, ठीक है ना। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी संविधान के
बाद की विधि के बाद की विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब यानी संविधान के लागू होने के बाद यदि कोई राज्य सरकार या फिर कोई संघ की सरकार है, वो इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे, वो विधियां यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या मूल अधिकारों को अल्प करती है या मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो उस कंडीशन में वो विधियां या उस विधि का वो भाग जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है वो शून्य समझा जाएगा। एक बार देखो, इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी, इसके संबंध में न्यायालय ने सिद्धांत दिया पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यदि संविधान के लागू होने के बाद में सरकार के द्वारा बनाई गई वो विधियां, वो यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन करती है या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो फिर उल्लंघन की सीमा तक, जिस सीमा तक वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उस सीमा तक वो शून्य मानी जाएगी। यानी इसको यदि अपन देखें कि जैसे माना कि सरकार ने कोई एक कानून बनाया और उस कानून का एक भाग है वो मूल अधिकारों से असंगत है, ये देखना है, ठीक है ना। जैसे सरकार ने कानून बनाया ये, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कानून है वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। इस कानून का एक भाग यदि ये एक भाग ही सिर्फ मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो ये जो सिद्धांत ये करा है कि ये जो भाग है ये पृथक हो जाएगा इस कानून से। ये तो सही है, ये जो भाग है, जैसे ये भाग है और ये भाग भी, अब ये जो कानून है सरकार ने बनाया है, अब इस कानून का एक भाग है वो मौलिक अधिकारों से संगत है, असंगत नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक भाग है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ये सिद्धांत ये अनुच्छेद 13(2) ये कह रहा है कि जो भाग मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है उसको पृथक कर दिया जाएगा। कहने का मतलब पृथक करने का सिद्धांत, यानी ये पृथक करना यदि योग्य है, इस भाग से ये भाग अलग से ही है और इसको अलग किया जा सकता है। तो जिस मात्रा तक वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगा और उसको पृथक कर दिया जाएगा। इसके संबंध में ये सिद्धांत है पृथक्करणीय सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है ना, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब देखो अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 3 है वो क्या कह रहा है, विधि शब्द को परिभाषित कर रहा है। अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 3 है विधि शब्द, इसमें भी यदि अपन और गहराई में यदि बात करें तो इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं। और अनुच्छेद जो 13 का क्लॉज 3 है इसके भी दो भाग हैं, क और ख, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 3 है इसके भी दो सब क्लॉज है, अनुच्छेद 13(3) क और 13(3) ख। ये जो है विधि के संबंध में है। अनुच्छेद 13(3) का क्लॉज है वो विधि शब्द के बारे में, और जो अनुच्छेद 13(3) का जो ख है ये प्रवर्त विधि के बारे में, प्रवर्त विधि के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 और उसके भी दो सब क्लॉज 13 क और 13 ख। 13 जो क है ये विधि शब्द को परिभाषित कर रहा है और 13 ख है ये किसमें, प्रवर्त विधि के अंदर, यानी जो संविधान के लागू होने से पहले। तो इसको देखते हैं विधि शब्द क्या, विशेष तौर से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 है वो विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि क्या है, विधि शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो विधि क्या है, विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं उस पर अपन देखते हैं। विधि शब्द यानी विधि का या कानून का बल रखने वाला कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, ठीक है, अधिसूचना, ये सब विधि है। या फिर ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा है जो विधि का बल रखती है तो वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब
संसद या राज्य की विधानमंडलों ने जो भी कानून बनाए विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया जा रहा है तो वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे, या कोई अधिसूचना है वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगी। नियम, विनियम, उपनियम, ये सब जो चीज़ें हैं ये विधि शब्द के अंतर्गत आएंगी। रूढ़ियाँ, प्रथाएं जो विधि का बल रखती हैं वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगी। यानी विधि क्या है, तो कहने का मतलब है विधि का बल रखने वाला कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, कोई अधिसूचना या फिर कोई रूढ़ि या प्रथा, रूढ़ि, प्रथा, ये सब विधि है, ये ध्यान रखना। तो विधि शब्द के अंतर्गत आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सब जो विधि का बल रखने वाला जो भी है वो विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। ये आर्टिकल 13(3) इसका क्लॉज, सब क्लॉज क। अब दूसरा है 13(3) का ख, प्रवृत्ति विधि। ये विधि यानी प्रवृत्ति विधि में इसमें ये बात है कहेगा कि संविधान के लागू होने से पूर्व में कोई भी विधि है वो बन गई है, ठीक है, या फिर वो लागू हो गई है तो वो प्रवर्तन विधि के अंतर्गत है। संविधान के लागू होने से पूर्व की जो विधियाँ जो प्रवर्तन में है वो प्रवर्तन विधि के अंतर्गत आएगी। तो ये हो गया अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3, ये हो गया। अब इसका एक क्लॉज और है अनुच्छेद 13 का, और वो है उसको ये यहाँ लिख देते हैं क्लॉज 4, इसको हटा देते हैं थोड़ा यहाँ से। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था, और उसमें ये कहा गया कि इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी यदि साधारण शब्दों में यदि कहें अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 है वो ये करा है कि ये जो संविधान संशोधन है वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सामान्य सी बात है, उसका अर्थ है यानी अनुच्छेद 13 के अन्य प्रावधानों के रहते हुए भी अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन यदि किया जाएगा तो वो उस पर ये लागू नहीं होंगे। इन सामान्य भाषाओं में 68 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होंगे, संविधान संशोधन, ये जो संशोधन है ये विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी संविधान संशोधन को विधि शब्द से हटा दिया गया। अब ये जो चीज़ है ये जोड़ी गई थी 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 है वो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, और कहा गया कि विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं होंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ये देखना जरूरी है, जो केशवानंद भारती का जो विवाद था उस केशवानंद भारती विवाद यदि ये कहा कि संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है यदि उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का हनन होता है, संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन किया जाता है तो इसको चुनौती दी जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज की क्लास में अपन ने देखा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 12 था वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य क्या है, तो केंद्र सरकार और संसद राज्य है, राज्य की सरकारें और उसकी विधानमंडल वो राज्य है, और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अधीन अन्य जो भी स्थानीय निकाय है वो राज्य के अंतर्गत है, और उसके साथ साथ में जो अन्य प्राधिकरण है जिसको समय समय पर राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया वो राज्य के अंतर्गत है, यानी वो राज्य था। अनुच्छेद 13 ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी मूल अधिकारों से असंगत का मतलब मूल अधिकारों से जो मेल नहीं खाती है, और अल्पीकरण का मतलब मूल अधिकार को कम करने वाली जो भी विधियाँ हैं ये इस आर्टिकल के 4 क्लॉज है। क्लॉज 1 ये करा है संविधान के पूर्व की विधियों के संबंध में, और इसके संबंध में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत है, जिसमें ये कहा गया है भी कि मूल अधिकारों से यदि असंगत संविधान के पूर्व की जो विधियाँ हैं तो वह उस पर मूल अधिकार आच्छादित हो जाएंगे, मूल अधिकार उस पर हावी रहेंगे, ठीक है, वो शून्य मानी जाएगी। दूसरा क्लॉज 2 संविधान के बाद की विधियों के संबंध में
इसके संबंध में पृथक्करणिता का सिद्धांत दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसमें ये कहा गया है कि मूल अधिकारों से राज्य की विधानमंडल या संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाए गए हैं और वो मूल अधिकारों से असंगत है या फिर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक, जिस मात्रा में उल्लंघन करती है उस मात्रा तक वो शून्य मानी जाएगी और जो उससे असंगत है उसको पृथक कर दिया जाएगा। वही पृथक्करणिता का सिद्धांत है। क्लॉज 3 के 2 सब क्लॉज है, क और ख। क्लॉज 3 का सब क्लॉज क ये कराएगा विधि शब्द को परिभाषित करते हैं और विधि शब्द के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, यहाँ तक कि रूढ़ि या प्रथा वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगी। और अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज ख ये कह रहा है कि प्रवर्त विधि के बारे में, जो विधियाँ प्रवर्त में हैं संविधान के लागू से पहले की, वो प्रवर्त विधि के बारे में बता रही है। और क्लॉज 4 है वो ये कह रहा है कि संविधान का जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया गया है ये इन प्रावधानों के रहते हुए भी विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा और ये जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। लेकिन केशवानंद भारती के मामले के बाद में ये कहा गया यदि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या फिर संवैधानिक ढांचे का मूलभूत जो ढांचा है उसका उल्लंघन करता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। और इसके साथ साथ में यदि अपन ये देखें, ये जो अनुच्छेद 13 है, ये अनुच्छेद 13 न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, यानी प्रत्यक्ष अमेरिका की तरह नहीं, फिर भी अप्रत्यक्ष तौर से देखें भारत का जो संविधान है, भारत की जो न्यायपालिका है उसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो न्यायपालिका यहाँ से है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी भारत की न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 देता है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि संसद के द्वारा या राज्य की विधानमंडल के द्वारा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है जो सही नहीं है, नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है, तो उनको न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये था अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। किसी भी प्रकार समझने में यदि कहीं पर समस्या आई है या फिर उसके बारे में कोई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना प्रश्न लिखें, अगली क्लास में आपको उसका समाधान हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन समानता के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे।